क्या बनता है 8650 270 और इनको माइनस करके क्या निकल रहा है 1560 माइनस 237 1560 माइनस 237 कितना हुआ 10243 इनका 10243 इसका क्या है 1560 माइनस 237 1323 ठीक है। अब जरा देखिएगा यहाँ पे अब जो एक पॉइंट इंपॉर्टेंट लास्ट पॉइंट जो हमारा रह गया है 8650 270 और 1323 इन तीनों को ऐड किया तो मेरा 10,243 आ गया। ये मेरी इसकी फाइनल फिगर आ गई। सारी एडजस्टमेंट्स मैंने यहाँ पे कर दी, सारी ये कर दी, सारी ये कर दी। एक्सपोर्ट कितनी थी 1300 जमा 1900 कितनी बनी 1300 जमा 1300 2600 और 2900 बन गई 1900 ही थी ना 2900 की एक्सपोर्ट बन गई। एग्जेम्प्ट कितनी थी 3200 और एग्जेम्प्ट कितनी थी 1740। अच्छा जी लास्ट पॉइंट इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन अभी एक और करना है, इसका लास्ट पॉइंट, इसका लास्ट पॉइंट सुने जरा। यहां पे जो मेरी वर्किंग आती थी, फिगर आती है, वो कहां से आती है वर्किंग 3 से आती थी ना। वर्किंग 3 में क्या फिगर है 10,243। ये 10,243 वो थी जिसके अगेंस्ट मैं इनपुट एडजस्ट करता हूं। इस 10,243 में 320 की वो सेल शामिल है जिसमें का मैं इनपुट एडजस्ट नहीं कर रहा। निकाल दिया ना यहाँ पे उसका इनपुट 320 की। 320 कौन सा बोला CNIC के बगैर, तो उसका इनपुट यहाँ निकाल दिया है ना। ठीक है, इसमें तो वो शामिल है, इसमें से भी उसे निकालना है, इसमें से भी उसे निकाल दे और यहां पे एक फिगर डाल दे सेल टू अनरजिस्टर्ड। कितना था 320 और ये फिगर आ जाएगी -320 से। कितनी आ गई 9923। ये ले जी, ये 320 का इनपुट 275 ये था जो कि मुझे अलाउ नहीं हुआ। ठीक है, लगी समझ बात। ये बड़ा मैंने तसल्ली से एक एक पॉइंट करके आपको समझाने की कोशिश की है। अब ये देखिए टोटल क्या बना 9923 320 3200 1740 15183। साथ में इसका भी टोटल निकाल लें। ये 18% कितनी बनते हैं, इसका जरा निकालें पहले। मैं ये देखना चाह रहा हूँ ये फिगर क्या आती है। ये सारी करके 18% क्या आ रहा है और इसका 18% क्या आ रहा है। किसका ऊपर वाले का 577 और ये नीचे वाले का 81। इसका टोटल क्या आ रहा है 998। ले जी, ये जो 998 है, ये जो 998 है ये कॉमन इनपुट है। ये किस किस में जाएगा टैक्सेबल सप्लाई में, एक्सपोर्ट में और एग्जेम्प्ट में। अब यहां पे इनके स्पेसिफिक अपने अपने इनपुट भी आ रहे थे तो इसमें ऐड कर देंगे ये 998 जितना जितना आएगा। ये ले, ये इन तीनों में करे ना, क्योंकि ये 275 तो मैंने अलहदा कर देना, तो इन तीनों में करे 9923 जमा 3200 जमा 1740 इन पे पोर्शन करें ये 998 को। तो ये आपकी यहां पे फिगर्स आएंगी। है ना मजेदार सवाल। सोचे ये ICAP के पेपर में आपको ऐसा सवाल आ जाए।
लेकिन स्टिल ये क्या फिगर्स आ रही है, ये इसकी क्या आ रही है, 9923 वाले के आगे इनपुट 666 ये आ गया, गुड। और इसके आगे क्या है, एक्सपोर्ट के आगे है 215, तो 666 जमा 215 माइनस 998, ये बाकी रिमेनिंग इधर आ जाएगा। वन 117, तो ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, वो ये देखें, ये देखें 666 217, ये कितना बन गया 999। ये कॉमन इनपुट को अपोर्शन किया, जो उनका रिलेटेड स्पेसिफिक इनपुट था वो साथ साथ लिख दिया, ठीक है। इसी तरह फिक्स एसेट को भी, अब ये जो दो रह गई इनको इसमें कर दीजिएगा। वहां वर्किंग में जो इनपुट और मशीन हमने माइनस करना है ना, वो ये वाले माइनस करनी है, जो इनपुट लेके जाना है वो भी ये वाला लेके जाना है। ये एग्जेम्प्ट का इनपुट सारा डेड हो जाएगा, एक्सपोर्ट का इनपुट सारा रिफंड में चला जाएगा। सोचा था कि आपको सिर्फ समझाऊंगा, कराऊंगा नहीं, लेकिन इवेंचुअली कराना पड़ गया सवाल सारा, ठीक है। सॉल्व भी किया और क्या किया है, लगी समझ। यार अपना पेपर निकाल लें, 5 मिनट में आपका सारा सवाल डिस्कस कर लेना है। सिर्फ उसमें इनकम फ्रॉम बिजनेस ये तस्वीर खींच के भेज दो यार, मैं लेके आया हूँ, ये ले, इसकी तस्वीर भेज दे ग्रुप में। इसको सारे को 5 मिनट लग रहे हैं, मैं आप लोगों को भेज देता हूँ ना, वही दे देता हूँ ना, उसकी तस्वीर खींच लेना। ये बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन था, इट वॉज वेरी गुड क्वेश्चन। मैं इसको तसल्ली से कराना चाह रहा था, इसलिए मैंने सैटरडे पे रखा था। देखें, जैसा भी क्वेश्चन हो, एक तरफ से शुरू करें, चीज़ों को इनपुट करते रहें। जहां पे कंफ्यूज आ रहे हैं कि मुझे वापस करना है, मेरा है, ये ले। तो जहां पे भी कंफ्यूजन आए, एक एक वैल्यू इनपुट करें, सवाल सॉल्व करते रहें। जहां कंफ्यूजन आ जाए अज्यूम करके आगे चले। इस क्वेश्चन में मैक्सिमम क्या होगा, ये गलती होगी अनरजिस्टर्ड वाली, यही गलती हुई, और ये मुझे पता है, पक्की बात है स्टूडेंट्स का ये गलत हुआ होना 90% का, तो कोई बात नहीं, बाकी नंबर तो लेना। 20-21 नंबर का सवाल आया था ये, यार ग्रुप में भेज दें यार। हमजा समझ लगी है, आंखें झुका के, मुंह झुका के, आहिस्ता सी आवाज में, लरजती आवाज में कहा गया यस सर, है जिससे पता चल रहा है कितनी की लिखी है। अच्छा जी, क्वेश्चन इंतहाई आसान क्वेश्चन था। मैं हैरान हूँ उन स्टूडेंट्स में जो कहते हैं ये मुश्किल सवाल था, ठीक है। अच्छा भाईजान देखें, जो शेख साहब थे ना इस क्वेश्चन में, ठीक है, जो शेख साहब थे वो 2 AOPs के मेंबर थे, SL के और VL के, ठीक है। और SL और VL इक्वल पार्टनर्स के पास थी। शेख साहब की एक अपनी दुकान भी थी अलहदा से, जिसका नाम ML था, ठीक है। तो शेख साहब जो थे वो 2 AOPs के मेंबर थे, और साथ में उनकी अपनी शॉप भी थी, उनका अपना एक बिजनेस भी था। रिक्वायरमेंट ये थी कि ऊपर दिए गए 3%, तो ये AOPs भी तो पर्सन की डेफिनेशन में आते हैं ना, इनकी टैक्सेबल इनकम निकालनी है। और उसने कहा था कि 3 कॉलम्स में आप इसको लेके चलो,
तो बेसिकली इसमें जो मुश्किल वर्किंग थी दैट वाज इनकम फ्रॉम बिजनेस की वर्किंग नंबर 1 कि अगर हम करते तो आप 3 कॉलम बनाए SL, VL और ML। जो चीज़ समझ लग रही है साथ साथ टिक करते रहे। अब आपने ये देखना है, एक एक पॉइंट डिस्कस करते हैं, मुझे बताना कौन सा पॉइंट ऐसा जो हमने डिस्कस नहीं किया हो। मैंने सिर्फ यही सही किया था। अच्छा, प्रॉफिट लॉस, सबसे पहले आपने प्रॉफिट से स्टार्ट करना है। 3700 इधर किया। लॉस के केस में मैंने आपको कहा था एड लेस वैसी रह देनी है, फर्क सिर्फ करना कि यहाँ पे साइन डालना ना भूलना, बस। बाकी ये कंफ्यूज नहीं करना कि ऐड क्या हो रहा है लेस, वो वैसे ही होगा जैसे ऐड लेस चलता है। और ML का 1300। ठीक है, सबसे पहली ट्रांजैक्शन 1 मिलियन पे किया SL ने साइंटिफिक रिसर्च को, कंडक्टेड इन बेल्जियम फॉर बिजनेस। अलाउएबल एक्सपेंस है ही नहीं क्योंकि पाकिस्तान से बाहर किया था, तो SL के अंदर 1 मिलियन ऐड कर देना था। ठीक है, 1000। इनकम थी 1.5 लाख की ऑन अकाउंट ऑफ सेल ऑफ सिक्योरिटीज विद इन 5 मंथ। ये इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन बनता है भाई। आपकी सिक्योरिटीज बेची है, सिक्योरिटीज बेचने से जो इनकम आती है वो कैपिटल गेन में जाती है, उसने बिजनेस में डाली है, तो अपनी इनकम में से 150 लेस कर देना था। ठीक है, इधर फोकस करो, छोड़ दो लिखना, इधर फोकस करो। सैलरी एक्सपेंस दी हुई है अमाउंट ऑफ 40,000 ईच पेड टू 2 इक्वल पार्टनर्स। पार्टनर्स को जो पैसे देता है बिजनेस वो कभी भी अलाउएबल एक्सपेंस नहीं होता। 40,000 है, हर महीने दिया है, 2 पार्टनर्स को दिया है, 1 माह का 80,000 और 12 माह का है 480 960 ऐड कर देना था। ठीक है, अब तुमने मुझे बताना है कि कौन सी चीज मुश्किल है इस क्वेश्चन में। ठीक है, अभी आ जाएंगे रियल में भी। कमीशन पे किया शेख साहब को नए कस्टमर लाने के लिए, तो पार्टनर्स को किसी भी किस्म की पेमेंट दी जाए वो लाओ नहीं होती, 70 ऐड कर दें। गेन था 1 लाख रुपए का सेल ऑफ बिल्डिंग, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग 3 लाख की थी, सोल्ड की 5 लाख की। टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू एट द टाइम ऑफ सेल वाज 1,20,000। ये कौन सा सिनेरियो था जहां पे आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी की वैल्यू जो सेल है उसकी कॉस्ट से बढ़ जाए। तो जहां पे कॉस्ट से बढ़ जाए तो क्या करते हैं, कॉन्सिडरेशन रिसीव को कॉस्ट के बराबर ले जाते हैं। यही पढ़ा था ना, कॉन्सिडरेशन रिसीव को कॉस्ट के बराबर ले जाते हैं ना, ऐसे ही पढ़ा था ना। किसके क्या बराबर करते हैं बताएं? उसी को कॉस्ट कर लेना है ना, कॉन्सिडरेशन रिसीव को कॉस्ट एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो मिसाल के तौर पे आपकी कॉन्सिडरेशन रिसीव्ड दैट वाज 5 लाख लेस टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू। ठीक है, अगर टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू ना दी गई हो तो क्या तरीका होता है, कॉस्ट लेस एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो हम क्या करते हैं कि उसकी कॉस्ट कितनी थी, 3 लाख उसकी कॉस्ट थी, रिटर्न डाउन वैल्यू 1,20,000 थी। इसका मतलब ये है कि उसकी क्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी थी, 180 की हुई ना। तो 3 लाख उसकी कॉस्ट थी और 180 की डेप्रिसिएशन, इसको इसके बराबर कर दें। ठीक है, कॉन्सिडरेशन रिसीव्ड को कॉस्ट के बराबर कर देना था। तो ये कितना आ गया आपका 320, इससे लेस कर दे, कितना आ गया 180। सिंपल आपका जो फॉर्मूला है उसके लिहाज से इसको सॉल्व किया है, कुछ भी नहीं करना था इसमें। और consideration received will become the cost where when the consideration received of an immovable property is greater than its cost। तो यहाँ पे 180 का आपको आ गया। इन्होंने क्या किया था कि लाख का गेन ऐड किया था, तो सबसे पहले अकाउंटिंग गेन वापस करेंगे, लाख का गेन लेस करेंगे और असल में कितना गेन हुआ है 180 का, उसे ऐड कर देंगे। ठीक है, ये आ गया आपका वर्किंग वन से। डोनेशन थी, डोनेशन के ऊपर तो वैसे ही टैक्स क्रेडिट मिलता है, तो डोनेशन खर्चा किया तो ऐड कर दे 10 से। रियल में आ जाए जी, 80,000 का
राइट ऑफ किया अगेंस्ट अ लोन प्रोवाइडेड टू एन एम्प्लॉय। ये मैंने क्लास में एग्जांपल दी थी कि बैड डेट सिर्फ वो वाले अलाउ होते हैं जो पहले इनकम में चार्ज किए गए हो पिछले सालों में, ठीक है। तो किसी एम्प्लॉय को लोन दे दिया है तो क्या पहले कभी इनकम में चार्ज किया था? तो ये बैड डेट उसने कर लिया, इसको ऐड बैक कर दो यार, सिंपल, इसे ऐड बैक कर दो 80 को। उसने राइट ऑफ कर दिया ना, तो टैक्स वाला तो ये राइट ऑफ मानता ही नहीं, वो राइट ऑफ मानता है जो पहले कभी इनकम में चार्ज किया हो। 3 कंडीशंस होती है ना, उनमें से एक कंडीशन वो थी, तो इसे ऐड बैक कर दो। ये मैंने एग्जाम्पल के साथ क्लास में बताया था। सैलरी एक्सपेंसेस थे 30,000 के, 2 इक्वल पार्टनर्स को दिए, पार्टनर को कुछ भी नहीं दे सकते, 60,000 से ऐड कर दो। सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस था 6 लाख का, जो कि वीएल ने मून एडवर्टाइजर को दिया। बेनिफिट एक्सपेक्टेड टू एक्सटेंड टू 3 ईयर। ये बात भी कह के बताई थी कि अगर प्रोमोशनल एक्सपेंसेस का बेनिफिट 1 से ज्यादा सालों में जाए वो इंटेंजिबल एसेट होता है। तो ये 6 लाख को लेस करना था, 6 लाख उसने क्या किया हुआ, लेस किया, 6 लाख को ऐड करना था, तो 6 लाख डिवाइडेड बाय 3, 20 को लेस करना था। इंटेंजिबल एसेट की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था, इंटेंजिबल एसेट की डेफिनेशन में पढ़ा था कि उसने लिखा था कि ऐसे एक्सपेंसेस जिसका बेनिफिट 1 से ज्यादा सालों में कैरी फॉरवर्ड होता है, और वो एक्सपेंसेस मैंने तब बताया था एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशनल के खर्चे होते हैं। तो ये वो ऐड बैक करना था और ये लेस करना है। 200 आता है, 200 लेस करते जी। प्रोफेशनल टैक्स पेड एट ₹2 लाख to the government of Punjab. The tax is payable annually irrespective of the income of the company. कंपनी की इनकम पे जो टैक्स होता है वो अलाउेबल एक्सपेंस नहीं होता, उसके अलावा वाले टैक्सेस अलाउेबल होते हैं। तो ये अलाउ था, ऑलरेडी ठीक किया था, कुछ भी नहीं करना, ठीक है। 5 लाख का ऑन अकाउंट ऑफ टेक्निकल सर्विसेज टू एन इंडिविजुअल रेजिडेंट इन द यूएसए who remained in Pakistan for 1 week, no tax was deducted। तो टैक्स काटना था ना भाई, ये पढ़ा तो था ना, जो भी पेमेंटें करेंगे बिजनेस में वो वाली पेमेंट अलाउ होगी एज एन एक्सपेंस जिसपे टैक्स कटा होगा, तो इसका टैक्स काटना था, नहीं काटा तो ऐड बैक कर दो यार। रियल हो गया बस, कितना का मुश्किल थी अब आसान नहीं, सारा कुछ पढ़ा हुआ है। आप लोग देखें, इस पैटर्न पे क्वेश्चन देने का मकसद ये होता है, यही मैं आपको बात कहता हूँ जो ये वाले भाई नहीं समझ रहे और काफ़ी ज़्यादा लोग नहीं समझ रहे, कि जब तक एग्ज़ाम में ये देखने की आदत नहीं डालेंगे इसका फियर ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। जब तक ये जो 8, 9, 10 दफ़ा, आप क्या समझते हैं कि जिस स्टूडेंट ने स्कैन्स में 10 से 12 दफ़ा यहाँ बैठ के इसको देखने का फियर बियर किया है, क्या आप और वो स्टूडेंट एग्जाम में बराबर होगा? कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो जो आप इग्नोर कर रहे हैं टेस्टों को और आप कर चुके हैं, बेहतर यही है कि जो 3-4 रह गए हैं उसमें आप बैठे, टेस्ट दें, उस फियर को बर्दाश्त करें। ये जस्ट एग्जाम प्रेशर है, एग्जाम प्रेशर की वजह से लोग फेल होते हैं, अच्छे परफॉर्मर्स की परफॉर्मेंस खराब होती है, लोग 2-2, 3-3, 4-4 नंबर से रह जाते हैं। इवन इतना प्रेशर लेते हैं एग्जाम का कि हाथ पैर काम जाते हैं और 10-15 नंबर आते हैं। आता सारा कुछ होता है, आता सारा कुछ होता है। तो ये इसलिए मैं फोर्स करता हूँ कि यार आप लोग टेस्ट दें, वो 1-1.5 घंटा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, आप तैयारी करके आए, आज टेस्ट है, एक दिन पहले आपने उसका फियर लिया अपने माइंड में कि यार टेस्ट है, मैंने तैयारी करनी है, सही है। फिर आप अपने एक रिस्पेक्टिव टाइम पे क्लास में एंटर हुए, फिर एक बंदा आ रहा है आके आप सबको पेपर दे रहा है, फिर आप पेपर पढ़ रहे हैं एग्जाम की तरह का, आपको आ रहा है, नजर आ रहा है। ये सारी चीजें आपकी मार्किंग अच्छी करती हैं। मैं ये समझता हूँ 5 मार्क्स ऐसे हैं एटलीस्ट जो इन सारी चीज़ों को एक रीजनेबल तरीके अगर देखें तो 4 से 5 मार्क्स आप गेन करते हैं या लूज करते हैं। 4 से जो बच्चे आते हैं ना मेरे पास 47, 48, 46 में रह गया, मैं उनसे कहता हूँ एग्जाम प्रेपरेशन अच्छी करें, कॉन्सेप्ट ठीक है आपके। जो लेस देन 40 पे जाता है मैं उससे कहता हूँ यार तुम्हारे कॉन्सेप्ट खराब। 46, 47, 48 या कोर्स कवर की भी नहीं बात होती, इतना का न्यूमेरिकल आता है कि आप पास करें।
उनकी एग्जाम प्रेपरेशन ही अच्छी, कैसे कैसे एक चीज़ को उठाना है, कहाँ कहाँ एक चीज़ को इनपुट करना है, क्या हेड्स ऑफ इनकम है। आपको इतनी दफ़ा हेड्स ऑफ इनकम की प्रैक्टिस करवाई है, सादी लिखने की ऊपर से नीचे तक, क्यों करवाई है? नई चीज़ ना रहे, एग्जाम में बैठ के कोई नई चीज़ ना हो, पता हो ये पैटर्न है, जो आया बस अंदर टोकी जाओ बैठ के। तो ये चीज़ें होती हैं जो सीखती हैं, जो आप लोग ने टाइम वक्त को बहुत ज़ाया किया है इस प्रेशर को ना लेके। आगे चले, बैड डेट रिकवरी एप्पल के केस में है ही कुछ नहीं। देखें बैड डेट रिकवरी क्या थी, 50,000, ठीक है। और पहली बात तो ये कि जो अकाउंटिंग की बैड डेट रिकवरी है उसे ऐड बैक कर दें। ये उसकी थी ना बैड डेट रिकवरी, उसकी वजह से इनकम बढ़ गई है तो ये लेस करेंगे, सॉरी इसको लेस कर देंगे, क्योंकि उसकी बैड डेट रिकवरी इनकम बढ़ गई, इनकम को कम कर दिया, इसमें से लेस कर देंगे। एक्चुअल बैड डेट कितना हुआ था, 2 लाख का, और अलाउ कितना हुआ था, 1,20, तो 50 में से इस 80 को लेस कर देंगे तो 30 से नेगेटिव आ गया। नेगेटिव आका हमेशा लेस होता है, पॉजिटिव आए तो ऐड करते हैं। यानी कि प्रैक्टिस अच्छी हो तो आपको ये सोचने की भी नहीं जरूरत कि नेगेटिव का मतलब क्या है, ये सोचने की भी नहीं जरूरत। नेगेटिव आए लेस करो, पॉजिटिव आए ऐड करो, बस। सोचने भी बैठ गए तब भी फर्क है। ये इस वजह से कहते हैं प्रैक्टिस करें। गेन ऑफ रुपीज 3 लाख ऑन द सेल ऑफ कार, द कॉस्ट ऑफ कार वाज 32 लाख, इट इज सोल्ड फॉर 9 लाख, इट्स टैक्स रिटन डाउन वैल्यू एट द टाइम ऑफ सेल वाज 7 लाख। तो क्या करते हैं आप, कंसीडरेशन रिसीव्ड लेस टैक्स रिटन डाउन वैल्यू, रिटन डाउन वैल्यू, कंसीडरेशन रिसीव्ड 900, टैक्स रिटन डाउन वैल्यू 700, ले जी 200 का गेन आ गया। 200 का गेन आप यहाँ पे ऐड कर दें, और जो अकाउंटिंग इसने 300 का ऐड किया था उसे क्या कर दें, लेस कर दें। नीचे तो रह ही कुछ नहीं किया। 4 लाख का उसका डिस्पोजल है शेयर्स का, जो उसने इसमें डाल दिया था प्राइवेट कंपनी का, तो इसको यहाँ से लेस कर दें। उसके नीचे उसने लिखा हुआ है अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन क्या है, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, टैक्स की डेप्रिसिएशन सारी लेस कर देंगे। ले भाईजान आपका सवाल हो गया इनकम फ्रॉम बिजनेस का। हाँ, अब इसमें फ़र्क क्या है, इसमें फ़र्क क्या है, यहाँ सवाल ख़त्म नहीं हुआ था उसने, हाँ जी बिल्कुल ठीक। यहाँ फ़र्क क्या आया था, यहाँ पे सवाल ख़त्म नहीं हुआ था। इस क्वेश्चन के अंदर आपने तीनों जो पर्सन से उनकी टैक्सेबल इनकम बनानी थी, यानी कि आपने एसएल की, वीएल की और एमएल की, ठीक है। एमएल जो था वो शेख साहब खुद थे, ठीक है, तो आप इसको शेख साहब भी लिख सकते हैं, बना लिखिएगा ना शाह साहब करके, तो वो शेख साहब खुद थे। अब एसएल एओपी है, ठीक है, एसएल एओपी है, वीएल भी एओपी है। यहाँ पे इसका वीएल का क्या नेगेटिव आता था, पॉजिटिव आता है, नेगेटिव आता है, तो ये तो सारा ही नेगेटिव होगा ना, ठीक है, ऐसा चक्कर ही कोई नहीं। लॉस आ गया ना, तो लॉस में प्रॉफिट भी कोई नहीं, टैक्स भी कोई नहीं, टैक्सेबल गेन लायबिलिटी कुछ भी नहीं। तो वीएल तो इसलिए मैं कह रहा था भाईजान सबसे आसान थी, जब उसकी एडजस्टमेंट करने के बाद वैसे ही सारा कुछ नेगेटिव आ रहा था, आगे तो कुछ करना ही नहीं था, ठीक है। एसएल के केस में यहाँ क्या फिगर आ रही थी, यहाँ पे क्या फिगर आ रही थी, इसमें वो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन और टैक्स डेप्रिसिएशन लेस करके बताइएगा, यहाँ क्या फिगर आ रही थी, 59,359 रट्टे मारे हुए यहाँ पे हैं। उसके 59,355, ठीक है, 5935 जो है ये इसकी आई थी। अच्छा, अब यहाँ पे इसकी आ गई टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम कितनी आ गई, 5935। इसके ऊपर आप टैक्स लायबिलिटी निकाल देंगे, ठीक है, और टैक्स लायबिलिटी निकाल के इसको सॉल्व कर दें, नहीं बल्कि सॉरी, इसके अंदर इसने ये किया था कुछ, नहीं इसकी ये 150 क्या था, सिक्योरिटीज बेची थी ना इसने, तो सिक्योरिटीज की भी ऐड करेंगे। ये इसका था एओपी का प्रॉफिट,
ठीक है, इसमें आपने ऐड करनी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, ये आई थी इनकम फ्रॉम बिजनेस, ठीक है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन सिक्योरिटी 150 से, ये आपकी आ गई टोटल इनकम। इसमें से लेस कर देंगे सेपरेट ब्लॉक इनकम 150, फिर अब आपकी आ गई जी 5935 टैक्सेबल इनकम। इसके ऊपर आपने लायबिलिटी वगैरह कैलकुलेट करनी थी, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि ये एओपी का सवाल था तो हमने अपोर्शनमेंट करनी थी। हमने क्या करना था, एक वर्किंग बनानी थी पार्टनर्स के दरमियान, ठीक है। 3 पार्टनर्स थे ना, शेख साहब खुद थे और 2 और पार्टनर से, किसके अंदर, एसएल के अंदर, ऐसे ही थे ना, 2 थे 3 थे, is a member in 2 SOP in 2 AOPs. Sunlark. एक ये था ऐसे, इसकी परसेंटेज कितनी लिखी हुई है, 2 इक्वल पार्टनर्स, यानी कि शेख साहब खुद थे और उनके साथ एक और था, ठीक है। तो उसके पार्टनर का नहीं लिखा हुआ कौन सा था, तो टोटल इसका शेयर कितना आया था, मैंने बताया था आपको, ये टोटल का एक कॉलम बनेगा, टोटल के कॉलम में यहां आएगा 5935, और इसकी अपोर्शनमेंट कब करते हैं, जब प्रॉफिट के अलावा भी पार्टनर्स में कुछ डिस्ट्रीब्यूशन की जाए। तो क्या क्या गया था उसमें, सैलरीज गई थी, कमीशन गया था, ठीक है, और फिर बाद में जाके इसका प्रॉफिट की परसेंटेज जाएगी। सैलरी कितनी कितनी गई थी उन्हें, यहाँ आया था 960, 960 को 2 पे तकसीम कर दे, कितना कितना बन रहा है, 480, 480 एक को गई थी, 480 एक को, तो टोटल 960 गया था। कमीशन गया था 70 का, ये 70 से कमीशन गया था टोटल, रिमेनिंग जो रह गया उसको दोनों पार्टनर्स में इक्वली डिवाइड करना था। और जब आपने यहाँ एमएल में शेख साहब का निकालना था, तो शेख साहब का एक तो इनकम फ्रॉम बिजनेस आना था, यहाँ से 1085 आना था, 1085 का उनका इनकम फ्रॉम बिजनेस आना था। फिर शेख साहब का इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन भी आना था, कितना, ये 400 का, ठीक है। तो चले जो भी था, मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि वो था कि इनकम फ्रॉम बिजनेस से आया, फिर 400 का उनका अलहदा से आना था, फिर इनकी आनी थी टैक्सेबल इनकम, फिर उसमें शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट यहाँ से ऐड होना था, फिर आपने उसमें टैक्स लायबिलिटी निकालनी थी फॉर रेट पर्पस, ठीक है। और फिर आपने कहना था कि यार मेरी कम टैक्सेबल इनकम पे क्या लायबिलिटी बनती। तो ये सारी चीजें जो है, इट वॉज नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, इट वॉज अ लेंथी क्वेश्चन, जिसको ये देखना था कि स्टूडेंट मैनेज कैसे करता है। सही, हाँ, जो लेंथी हो वैसे वाकई वो इजी होता है। सेल टैक्स का सवाल कर लें, एक रह गया वैसे, चले भी ठीक है, टाइम हो गया मेरी।